डॉक्टर प्रतिभा राणा हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। डॉक्टर प्रतिभा राणा, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एमफिल पीएचडी की है। इनका एमफिल में शोध का विषय अंधेर नगरी और आगरा बाजार और पीएचडी का विषय हिंदी रंग आंदोलन में नाट्य पत्रिकाओं की भूमिका है। डॉक्टर राणा वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी सदानंद महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। आप नाटक और रंगमंच के अध्ययन और अध्यापन में विशेष रुचि रखती हैं और अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी लेख प्रकाशित हैं। और भी कह सकती हूँ, मैं बहुत कुछ इसमें शामिल कर सकती हूँ, लेकिन समय की कमी को या उसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रतिभा का स्वागत करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रिंसिपल मैम हरितमा चौधरी जी, हरितमा जी का धन्यवाद और उनको बधाई प्रोफेसर बनने पर। और पंजाबी विभाग, हिंदी विभाग का बहुत बहुत आभार जो मुझे बुलाया, याद किया। एक आभार मैं योगेंद्र जी का भी करूंगी, क्योंकि इनकी फिल्म के माध्यम से ही मैं आप लोगों से जुड़ पाई इस लिंक पर या इस माध्यम पर। अब बात होती है, जैसे सर ने बहुत बता दिया, गांजे की कली क्या है। अमृता प्रीतम निश्चित रूप से बहुत बड़ी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, और उनकी जो फिल्म है पिंजर, वो मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। मगर गांजे की कली को तो मैंने योगेंद्र जी के माध्यम से ही जाना। उन्होंने वो लगातार डाल रहे थे कि गांजे की कली, गांजे की कली। तो मैं अपना जो निजी अनुभव बताती हूँ, मैंने सोचा गांजे की कली कोई ऐसी वैसी ही फिल्म होगी, नाम से कुछ ऐसा लगा मुझे। ये ध्यान नहीं दिया कि रचनाकार कौन है। फिर मैंने रचनाकार पढ़ा अमृता प्रीतम, तो मैंने कहा अमृता प्रीतम है तो जरूर, और योगेंद्र जी से भी ये उम्मीद तो मैं नहीं कर सकती कि कोई हल्की फुल्का विषय उठा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने फिल्म देखी, उसके बाद मैंने अमृता प्रीतम मैम की कहानी पढ़ी। तो मेरा जो प्रथम साक्षात्कार है वो फिल्म से हुआ, फिर ये की कहानी से हुआ, लिखित रूप से हुआ। अब बात जहां तक आती है शुरुआत की, जैसे स्त्री, एक स्त्री के इर्द गिर्द घूमती है, उसके संघर्ष की कहानी है। जैसे वेबिनार का शीर्षक भी है ना कि स्वतंत्रता के बाद की स्त्री। तो स्वतंत्रता के बाद की स्त्री किस तरीके से अपना ये निर्णय लेती है, और जैसे योगेंद्र जी ने भी अभी बताया, हम शहरी स्त्रियों की बात कर लेते हैं, महानगरीय स्त्रियों की बात कर लेते हैं, शायद वो लाइमलाइट में जल्दी नजर आ जाती है, मगर ग्रामीण परिवेश में की जो स्त्री है वो जल्दी से नहीं आती, या अपने आप में वो बहुत, तो ये कह लीजिए आंदोलनकारी भी होती है। अगर हम ध्यान दें, एक निजी अनुभव बताऊं तो मैं बसेस वगैरह में, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने वाले, अमिता दीदी भी है, अनीता दीदी, हम लोग बसेस में, डीटीसी बसेस में बहुत सफर किया है। उधर देखती थी मैं कि बसेस में पुरुष जो जिस तरीके से भी खड़े होते थे या उनका लिहाज होता था, तो पहला जो विरोध होता था वो पढ़ी लिखी महिला नहीं कर पाती थी, वो स्त्री कर पाती थी, जो काम काज के लिए डेली जा रही, कहीं 4th ग्रेड के जिन्हें हम कर्मचारी मानते हैं, मगर वो अपनी बात को मुखर करने में सबसे आगे रहती थी। तो गांजे की कली भी कुछ ऐसी ही है जिसमें अघनिया है। सबसे पहले तो ये शीर्षक ही है जो अपने आप में प्रभावित करता है, मैंने बात ही की, और कि आकर्षक है जो एकदम खींचता है। और उसके बाद फिर अघनिया आती है। अघनिया है, उसका शुरुआत से जो उसके विद्रोही जो तेवर हैं वो नजर आने लगते हैं। फिर वो तेवर आप देख लीजिए, नाम बदलने से लेकर बहुत चीजों तक चलते हैं। जैसे वो अपने नाम को ही बदलना चाहती है और बदल भी लेती है ना। एक जगह तो चंदेनी बन जाती है, कहानी में शायद चंदेनी है, और एक जगह गुलबत्ती है। तो इस तरीके से वो अपना, पहले उसकी शुरुआत जो होती है वो नाम बदलने से होती है। यही उसका पहला विद्रोह है कि उसे माता पिता का रखा नाम अच्छा नहीं लगा, तो वो बदलना चाहती है और बदल भी लेती है। बेशक ये कहानी, ये फिल्म जो है एक स्त्री की त्रासदी ही कहेंगे। रंगमंच के हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले, तो त्रासदी का क्या है, और वो है तो ट्रेजेडी ही है कि उसके इर्द गिर्द ही पूरी ये कहानी घूमती है। फिल्म की पृष्ठभूमि भी घूमती है कि छोटी है, छोटेपन से शुरुआत से ही, जैसे बाल सुलभ होता है, कबड्डी कबड्डी से ही शुरुआत होती है, और कबड्डी कबड्डी से फिल्म का अंत भी होता है। अब यहाँ ये देख लीजिए, तो अगन्या अपने को कभी भी पुरुषों से कमतर नहीं मानती।
इसीलिए कबड्डी कबड्डी का ये जो संबोधन है, या अपने पिता के साथ भी जब उन्हें गलती का एहसास होता है, क्यों होता है, और कबड्डी कबड्डी जो संवाद डाला है उन्होंने, वो शायद इसी कारण योगेंद्र जी उसका जिक्र कर भी रहे थे कि शायद इसीलिए कि अब मेरी बेटी कम नहीं है, क्योंकि वो शुरू में टोकते हैं उसे कबड्डी खेलने से भी, और अंत में अपनी बेटी उसकी जो मोर बच्चा मोर मरद जब कहती है तो वो कबड्डी कबड्डी से, और बीच में भी, तो ये एक समानता का दायरा आता है। इसके बाद जो मैं अगर कहूँ कि जिस स्त्री विमर्श को उठाते हैं वो बहुत से स्तरों पर आता है, नाम बदलने से तो है ही, और उसके बाद आप कह लीजिए कि जहाँ उनके मित्र का जिक्र किया, मित्र का जिक्र जहाँ वो चॉकलेट देता है उसे, शादी से पहले भी देता है और शादी हो जाती है तो उसके ससुराल जाकर भी पहुंचाता है, और उसके बाद जब वो वापस आ जाती है तो भी देता है। तो कुल मिला के चॉकलेट लेना या देना, ये एक वो नहीं, यानी झिझक अघन्या में कभी भी खत्म नहीं होती, झिझक नहीं होती है कि शादी होगी तो क्या हुआ, मतलब शादी होती कि हमारे सारे जो अरमान है वो खत्म हो गए, उन पर पर्दा फिर गया, तो नहीं, शादी होने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, एक नई शुरुआत जरूर हो सकती है, तो यहाँ भी वो संकेत करती है। अब इसके बाद अगर जैसे मैं एक जगह पढ़ना चाहती हूँ जहाँ वो अपने नाम को ही लेकर है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो पूछती है कि मेरा नाम अघनिया क्यों पढ़ा, तो उसकी माँ कहती है तुम अघन मास में पैदा हुई इसलिए अघनिया नाम तुम्हारा पड़ गया। तो तभी भी वो विद्रोह दिखाती है और कहती है जेठ में पैदा होती तो जेठिया रख देते, और भादों में होती तो क्या भद्दी, और भद्दी हम सब जानते हैं बोलचाल की भाषा में क्या शब्द होता है, तो इसलिए वो अपने नाम बदलने का ठोस कारण जानना चाहती है और फिर बदलती भी है नाम। ऐसे ही एक जगह और कि उसके पिता रंगीलाल के साथ अक्सर शराब दारू वगैरह पीते थे, तो ऐसा नहीं कि वो स्त्री होते हुए दूर रहे, विद्रोही तेवर तो देखो हर जगह चलता है, फिर वो उसके खान पान में भी दिखता है, तो अपने माँ से कहती भी है कि उसका भी दारू पीने का मन करता है। तो यहाँ भी, अब यहाँ जैसे पुरुष है अगर सिगरेट का वो लगाए, कश लगाए तो वो कूल हो जाता है, और स्त्री लगाए तो बड़ी बेकार है, चरित्रहीन है कि अरे सिगरेट भी पीती है। तो यहाँ भी एक विमर्श उभर कर आता है, गुलबत्ती कह लीजिए, अघनिया कह लीजिए, चंदेनी कह लीजिए, वो इधर भी प्रतिकार करती है, उसका भी मन करता है। या एक जगह कहती है कि जब विवाह की बात होती है तो कहती भी है कि जबलपुर में रिश्ता है तो कहते हैं पुरवुर अच्छा नहीं लगता, गढ़ अच्छा लगता है। अब यहाँ पुर से छोटे का, गढ़ से किले का एहसास है कि मैं पूर्व यानी छोटी जगह पे नहीं, एकदम गढ़, रायगढ़ और उस तरह के जहाँ है कार्यरत, खैरागढ़ का भी नाम लेती है वो। तो ये छोटे छोटे जो दृश्य है कह लीजिए कहानी में, पढ़ने के स्तर पे कह लीजिए, या आप कह लीजिए दृश्य के माध्यम से, क्योंकि देखो लेखन को सरल करता है दृश्य, बहुत सारी बात होती है हम जो बिना बोले बता सकते हैं वो दृश्य के माध्यम से बता सकते हैं। हम रंगमंच में भी उसे रंग भाषा कहते हैं दृश्य, तो वही चीज यहाँ भी है कि बहुत चीजों पे वो अपना विद्रोह करती है। ये अंग्रेजी चॉकलेट की बात हो गई, कबड्डी की बात हो गई, मगर कुल मिला के आप देखो तो फिल्म को आप देखने के बाद आपके मन मस्तिष्क में एक जगह बना लेती है। कुल मिलाकर आप बकायदा जैसे कह लो ना, अंत में एक स्पेस छोड़ती है विचारने का, आप एक सीटिंग में आप उसके मन से आप निकाल नहीं सकते उस फिल्म को, आपको यानी कि कुछ ना कुछ सोचने के लिए आप लिखोगे नहीं तो कुछ देर तो वो छाई रहेगी, जरूर छाएगी। एक स्त्री होने के नाते तो मैं कह सकती हूँ बिल्कुल छाई रहेगी, और ऐसा होता भी। या अमृता प्रीतम ने जैसे इस फिल्म के बारे में कहा है कि गुलबत्ती के बारे में कहा है कि कहानी गांजे की कली मध्य प्रदेश की जिस अघनिया पर मैंने लिखी, मैंने एक बार उसे देखा था पर जाना उसके देवर अमोलक सिंह के माध्यम से। तो और फिर उसने बताया भी कि कहानी के लिए जितनी भाषा छत्तीसगढ़ी की जाननी जरूरी थी वो मैंने सीख ली। तो सीखना, जानना, और उसके बाद उसे दृश्य पे, यहाँ मेरी जो दृष्टि एक समीक्षक तो मैं जबरदस्ती, मगर एक पाठक के तौर पे कह लीजिए, एक दर्शक के तौर पे कह लीजिए, तो जब हम देखते हैं तो चंदेनी या गुलबत्ती जो है उसका सबसे मुख्य जो बात है वो उसका विद्रोह है। हर गलत के प्रति वो विद्रोह करना जानती है,
वो एक सामर्थ्य है, सामर्थ्य रहे या न रहे, मगर उसमें एक इच्छा शक्ति है कि मैं उस चीज का विरोध करूं, क्योंकि जब तक आप बोलोगे ही नहीं तो दूसरा समझेगा कैसे। तो वो समझाना चाहती है समाज को। वो केवल पहले वो अपने मन को भी समझाना चाहती है, अपने मन को वो बचपन से समझाती रही है, मगर समाज को भी समझाना चाहती है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें जिसमें आई है, जैसे एक जगह जब शुरुआत में उसके पिता रंगीलाल से उसका विवाह तय कर देते हैं, तो रंगीलाल उम्र में निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। बताया भी गया है सर, योगेंद्र सर ने पंचायत के दृश्य में बताया भी है कि रंगीलाल 47 साल का है और अगनिया 18 साल की है। तो वो जब रंगीलाल से ये तय कर रहा होता है नशे में, तो कहीं ना कहीं उसकी माँ को ये बात अखरती है। तो वो बोलती भी है कि उम्र का तो बहुत फासला है, आप देख तो लो आपकी बेटी इतनी कम उम्र की और वो कितने। तो उसके पिता कहते हैं मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, अकल देखी जाता है। तो उसकी माँ कहती है फिर, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि माँ है, अब माँ भी एक स्त्री है, तो उसका मन नहीं मान रहा। तो पिता कहता है मन नहीं मानता तो भाड़ में जा। अब ये भाड़ में जाना, ये मतलब कि आप अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए या आपकी इच्छाओं के लिए कोई स्पेस है ही नहीं, कुछ भी चीजें नहीं कर सकते तो भाड़ में जाना। आप उसमें तो यही उसकी सारी इच्छाओं को झोंकने के समान है। और उसी भाड़ में शादी के बाद अघनिया भी पिसती है, जलती है, मगर धीरे धीरे उस चीजों से वो आगे बढ़ती भी है। जैसे आप जब उसकी शादी हो जाती है, अपने ससुराल जाती है, और रंगीलाल के साथ भी तो एक तरीके से एक जगह उसमें अमृता प्रीतम के शब्द में फिर कोट करना चाहूंगी, जहां वो कहती भी है कि समाज की बनाई हुई जाति मेल खा गई, पर गुलबत्ती के सपनों से सपनों की जाति ना मिली, और गुलबत्ती रंगीलाल की गुड़गुड़ी में गांजे की तरह सुलगने लगी। अब ये गांजे की कली और गुड़गुड़ी, सर ने जिक्र भी किया था कि वो, तो ये सब किस उसमें की गुड़गुड़ी आपने देखा होगा हुक्के में भी होते हैं। तो क्या वो वस्तु है, क्या वो निर्जीव प्राणी है कि बस उपयोग किया। जैसे एक जगह है भी कि हाथ पे मसला वो ली और सूंघ कर फेंक दिया, नहीं, वो जीती जागती हाड़ मास की इंसान है, उसकी पत्नी है, मगर उसे भी रंगीलाल ने उस गांजे की कली उस सेवन करने की चीज के से ज्यादा कुछ नहीं समझता। शायद यही असंतोष रहता है, उसी संतोष की तलाश की, भाई अब शादी होगी तो ऐसा नहीं कि उसे वो प्रेम की तलाश नहीं कर सकती। और सरदार जी के रूप में फिर एक बार वो आगे बढ़ती है और ये कह लीजिए कि एक नया साथी चुनना चाहती है, और सरदार जी के साथ एक रात को अपनी सहेली की मदद से निकल भी जाती है। मगर फिर वही बात की रंगीलाल सब जगह ढूंढता है, उसके पिता भी, और अंत में वो एक गांव में मिलती है, पंचायत बैठती है। अब पंचायत जब बैठती है तो यहाँ आकर पंचायत का जो दृश्य है वो बहुत प्रभावशाली है, और यहाँ भी एक स्त्री विमर्श की नींव पड़ती है। क्योंकि आप ये देखिए कि पंचायत जो बैठी हुई है, जिसे खाप पंचायत भी एक जगह सर ने यूज किया था, या छत्तीसगढ़ की पंचायत किया था, तो यहाँ देखो कि गांव में, गांव बिरादरी में पंचायतें होती हैं जो न्याय करें। यहाँ भी शुरुआत होती है न्याय की, कि शुरू होगा कि भाई चंदेनी ने मना कर दिया है कि भाई वो अब सरदार जी के साथ ही रहना चाहती है, तो पंचायत क्या करेगी। तो यहाँ अब ये देखिए कि पंचायत उनके पिता की भी सुनती है, माँ, और उसके रंगीलाल की भी सुनती है, फिर अगनिया का भी पक्ष सुनना चाहती है, सरदार जी का भी। और फिर उसके बाद वो जो कसूरवार है वो ठहराती है सबसे पहले उसके पिता को। तो पिता कह देता है कि भाई मैं तो अपाहिज था, मैं क्या करता, गरीब हूँ, वो हूँ, तो मैंने अपनी बेटी का विवाह करना ही था, तो इसलिए मैंने रंगीलाल के साथ कर दिया। रंगीलाल भी एक कारण बता देता है। तो फिर ये देखो न्याय चक्र, और न्याय चक्र क्या घूमता है, और जुर्माना लगा दिया जाता है कि सरदार जी अब कुछ पैसे देंगे और भरेंगे जुर्माने के तौर पर, और फिर उसके बाद रंगीला वो सॉरी सरदार जी के साथ अगनिया चली जाएगी, यानी स्वतंत्र है उनके साथ जाने के लिए। तो अब यहाँ पंचायत ने फैसला सुना दिया,
रंगी लाल की भी सुन ली गई, सरदार जी के साथ चली जाएगी। और मगर अघनिया से किसी ने पूछा या नहीं पूछा? किसी ने भी एक जगह भी अघनिया का मत नहीं जानने की कोशिश की गई। अघनिया खुद ही प्रतिकार करती है, वो करती है और चूड़ियां तोड़ती है उस पंचायत में। अब हमारे भारतीय समाज में चूड़ियां तोड़ना बहुत बड़ी बात है और एक अपशकुन का प्रतीक माना जाता है, मगर वो चूड़ियां तोड़ती है, और वो चूड़ियां तोड़ती है रंगी लाल के नाम की। तो ये जो चूड़ियां तोड़ना, ये सब करना, ये भी उसका विद्रोह ही है। उसके स्वभाव, जैसे कहे ना स्वाभिमानी नारी का विद्रोह, तो ये भी स्वाभिमानी नारी का विद्रोह है कि अगर जो पसंद नहीं है तो उस आदमी की मर्जी नहीं चलेगी कि भाई कि वही उसका मन करेगा तो वो रख लेगा, उसका मन करेगा तो छोड़ देगा, नहीं। यहाँ स्त्री भी बराबर की। जब अर्धनारीश्वर कहा जाता है शिव को, तो वहां माँ पार्वती भी होते हैं और शिव भी होते हैं। तो यहाँ भी यही बताना चाहते हैं कि मुझे अगर वो इंसान पति के रूप में नहीं पसंद तो मैं उसके नाम का ये सुहाग जो है वो मिटाती हूँ, चूड़ियां तोड़ती हूँ। तो ये भी उसके स्वाभिमान का प्रतीक बनकर उभरता है, और जिसे बहुत खूबसूरत ढंग से फिल्म में दिखाया है। इसके बाद एक जगह और इसी में जो योगेंद्र जी बता रहे थे कि भी निर्देशक ने स्वतंत्रता ली है एक तरीके से, तो उसमें सर ने अंतिम दृश्य बताया, उस संवाद के बारे में बताया। मगर जहां तक मुझे याद है, गोदना गुदवाने का प्रसंग भी सर की ही उपज है। वो उसमें नहीं, अमृता प्रीतम की कहानी में नहीं है गोदना गुदवाने का। और इसमें सर ने स्वयं अभिनय भी किया है, गोदना गुदवाने वाले दृश्य में सर का ही अभिनय है। तो ये जो गोदना गुदवाना, स्त्री जब वो समर्पित होती है तो पूर्ण रूप से समर्पित होती है। तो ये प्रसंग है, इसलिए वो कि अब मैं ये गोदना गुदवा लेती हूँ और ये नाम अमिट हो जाएगा, मेरे शरीर पे से चिपकेगा, मेरी मृत्यु के बाद ही जाएगा, जब वो भस्म होगा या दफन होगा। तो इसलिए वो सरदार जी के नाम का गोदना गुदवाती है। मगर यहाँ फिर वही एक पुरुषवादी मानसिकता, मैंने अपने आलेख में उसका जिक्र भी किया, सरदार जी नहीं गोदना गुदवाते। बेशक कितनी बातें कहते हो कि भाई गुलबत्ती से प्यार करते हैं, अघनिया से बहुत प्रेम करते हैं, मगर अघनिया उस प्रेम का परिचय गोदना गुदवाने से करती है, मगर सरदार जी नहीं करते। तो यहाँ भी एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है मानसिकता पर। इसके बाद फिर बढ़ती है कहानी, जैसे फिल्म की भी, जैसे अभी बच्चों ने देखी है फिल्म, उसमें आप देखो कि पंचायत अंत में निर्णय कर देती है और जुर्माना जो लगा देती है अघनिया, वो पैसे भी अघनिया ही भरती है अपने कंगन बेचकर, और कंगन बेचकर जो उसके कुछ पैसे बचा के रख लेते हैं, बाकी जुर्माने की वो रकम के रूप में भर देती है। तो यहाँ भी सरदार जी उसे एक बार भी मना नहीं करते कि तुम क्यों दे रही हो पैसे, मैं दूंगा। अब मगर यहाँ अब नहीं तो, वैसे तो भारतीय समाज में ये कहते हैं कि पुरुष के पास जब पर्स है वो है, स्त्री नहीं निकालेगी, वो होगा। मगर यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता, वही अपने कंगन बेचकर ये सब चीजें करती है। तो यहाँ भी एक विमर्श की नहीं, यहाँ भी गुलवती ये नहीं कहती कि मुझे आश्रय दो या वो दो, या वो एक स्वावलंबन का भी प्रतीक बनती है कि आपके पास नहीं है तो मेरे पास है, मैं देती हूँ। कहते हैं ना स्त्रियों को गहनों से बहुत प्रेम होता है, यहाँ गुलवती को गहनों से प्रेम नहीं है, उसे प्रेम से प्रेम है, इसलिए वो जाती है और अपने गहने बेच के वो रखती है। फिर यहाँ निर्देशक के कौशल का परिचय आगे कहानी में भी अमृता प्रीतम ने भी थोड़ा बहुत खींचा है, कहानी में, मूल कहानी में उस दृश्य को ज्यादा नहीं खींचा, और निर्देशक योगेंद्र जी ने भी उस दृश्य को नहीं ज्यादा खींचा कि उनका विवाह हो जाता है। अपना एक वो दिखाते हैं कि, मगर जो मुख्य दृश्य आता है उसके बाद, कहानी के बाद, कि जब वो एक जगह वो रहने लगते हैं, तो एक बार ये कि सुबह से वो अघनिया इंतजार कर रही है सरदार जी का कि वो आएंगे तो एक खुशखबरी उन्हें देगी। खुशखबरी वो कि वो पिता बनने वाले हैं सरदार जी, और वो माँ बनने वाले हैं। तो उसे एहसास होता है कि वो गर्भवती है। तो वो सुबह से शाम हो जाती है और वो सरदार जी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और जब सरदार जी आते हैं तो अचानक ही वो एक नया रूप होता है, वो आकर रोने लगते हैं। तो अघनिया पूछती है क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? वो आप बच्चों ने देखी होगी, जब ध्यान करो तो यहाँ आकर उसका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष शुरू होता है कि वो कहते हैं कि मेरा बेटा शायद एक्सीडेंट हो गया है, कुछ है शायद ऐसा ही, तो हो गया और मुझे देखने जाना है पंजाब में।
तो तब पहली बार अघनिया को पता चलता है कि सरदार जी शादीशुदा है और एक बच्चे के पिता भी हैं। तो यहाँ कौन चला गया, किसके साथ धोखा हुआ? उस अघनिया के साथ हुआ, जहाँ पहले पिता के घर वो खुल के नहीं जी पाई, फिर शादी के बाद रंगी लाल से शादी कर दी गई, फिर सब दुनिया को ठुकरा कर, रीति रिवाज को ना मानकर, अपनी चूड़ियां तोड़कर सुहाग के प्रति कि उससे रिश्ता खत्म कर कर वो फिर जाती है उधर सरदार जी, क्योंकि अब सरदार जी के नाम का वो गुदना भी गुदवा चुकी थी, हाथ पर एक स्थायी मार्क जिसे कह देते हैं वो लगवा चुकी थी। मगर पता चलता है वो सरदार जी भी तो उसके अपने नहीं है, वो भी तो किसी और के पहले से ही है। तो यहाँ वो दोबारा टूटती है, एक बार फिर बहुत बुरी तरह टूटती है। फिर भी अपने को संभालती हुई कहती है नहीं, आप जाइए, आप जाइए, आपका वहां जाना जरूरी है। सरदार जी कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो जो कंगन से बेचे हुए थे, जो 5,000 रुपए बचे हुए थे, वो देती है और उन्हें भेज देती है। मगर भेजने से पहले जो एक संवाद उन दोनों के बीच चलता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी एक तरीके से हमारी मानसिकता कह लीजिए। अब देखो, जब मैं पुरुषवादी मानसिकता की बात करते तो यहाँ से तात्पर्य पुरुष जेंडर से नहीं है, क्योंकि देखो योगेंद्र जी ने फिल्म बनाई है तो हम जेंडर से तो नहीं लेंगे, या तमाम कलाकार जुड़े हुए। यहाँ हमारी मानसिकता से, दिमाग से खेल है, क्योंकि आप सब जानते हैं एक समय के बाद हम कहते हैं ना कि स्त्री भी पुरुषवादी मानसिकता का कार्य करने लगती है। तो यहाँ जेंडर का कोई इश्यू नहीं है। मगर यहाँ वो कहते हैं सरदार जी अघनिया से कि इस बच्चे का क्या होगा है। फिर कहते हैं कि ऐसा करना, तुम रंगी लाल के पास वापस चले जाना। रंगीलाल वो है जिससे वो छोड़कर आ चुकी है, जिसके नाम की चूड़ियां तोड़ चुकी है। तो कि तुम उसे उसके पास वापस चले जाना। तो वो यहाँ वो फिर एक बार आश्चर्य में भी पड़ती है और झटका एक तरह से टूटती है। और फिर उनका जो अगली बात होती है वो ये कहते हैं कि कह देना तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो सरदार जी का नहीं, रंगीलाल का है। अब यहाँ आकर अघनिया का एक तरीके से कह लो कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता है, यानी निर्णय, कठोर निर्णय की स्थिति में आ जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप जाइए। एक कठोर निर्णय वो भी लेते हैं और सरदार जी चले जाते हैं, वो भी वापस अपने पिता के घर चली जाते हैं। तो ये तमाम जो घटनाक्रम चल रहा है इसके बीच आप देखिए कि अघनिया की क्या स्थिति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ, तो इस सबके बीच आप ध्यान करो तो एक स्त्री संघर्ष बकायदा साथ साथ नजर आ रहा है, स्त्री विमर्श नजर आ रहा है, और एक स्वाभिमानी नारी की तलाश भी वो लगातार कर रही है अपने साथ। कि एक, या तो कि स्वाभिमान को खत्म करके वो रंगीलाल के यहाँ भी रह सकती थी, मगर वो भी करती, अपनी इच्छाओं को समाप्त करके रह सकती थी, मगर वो आगे बढ़ते तो यहाँ भी एक नई सीख उसे सरदार जी के माध्यम से मिलती है। सरदार जी चले जाते हैं, अघनिया टूटती बिखरती पुनः अपने पिता के पास घर पहुंच जाती है। अब पिता के घर पहुंच जाते तो पिता फिर उसे रंगीलाल के पास भेजना चाहते हैं, वो मना कर देते, इस बार कड़े शब्दों में मना कर देती है और कह देती है कि मैं कैसी भी तरह मगर वापस वहां नहीं जाऊंगी। वो रंगीलाल को, क्योंकि रंगीलाल भी तैयार हो जाता है कि मान लो एहसान कर रहा हो उसके ऊपर, और उसकी एवज में पिता से गहने कुछ जेवरात की मांग भी करता है, मगर अघनिया साफ इनकार कर देती है उस चीज से। इसके बाद फिर आगे जैसे कहानी चल रही है, तो एक दर्शक, एक जिम्मेदार दर्शक के तौर पर अगर मैं देखूं तो इस कहानी में लगातार जो संघर्ष है वो एक स्त्री का संघर्ष है, और वो केवल एक अघनिया का संघर्ष नहीं है, वो हमारे गांव, यहाँ तक कि शहरों में रहने वाली बहुत सी स्त्रियों का संघर्ष है। कि जहाँ वो, आप बेशक गांव की बात करें मगर शहरों में भी पढ़ी लिखी स्त्रियों के साथ किस तरीके की घरेलू हिंसा होती है, और वो स्वतंत्र, ये तो अघनिया का बहुत बड़ी हिम्मत है कि वो उसका प्रतिकार करके छोड़कर आ जाती है रंगीलाल को, या उसको भी जाने देते हैं सरदार जी को भी। मगर यहाँ हमारे बहुत सी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो इतना हिम्मत ताकत नहीं जुटा पाती, और वो कैसे भी हो मारता रहे पीटता रहे, मगर अभिशप्त है कि मेरा पति मेरा देवता है। देवता जैसा कॉन्सेप्ट वैसे आज के समय में क्या पिछले समय में होता नहीं है। देवता नहीं, साथी बने, साथी बनने की जरूरत है। देवता तो हम अपने घरों में रखते ही हैं, तो अलग से कोई देवता या स्त्री को भी देवी बनने की जरूरत नहीं है।
उन्हें देवी बना लिया जाता है। देवी बनने की जरूरत नहीं है, एक स्वावलंबी सशक्त नारी बने, वही है। अब थोड़ा सा और अगर कहानी को बढ़ाएं आगे हम, यहाँ जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है फिल्म की, वो चल रहा है, तो अपने घर आ गई, निर्णय ले लेती है कि भाई मैं अलग रहूंगी। फिर इसके बाद उसका जो मित्र है चॉकलेट देना नहीं भूलता। सर ने भी जिक्र किया कि पूछते, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अब क्या हो करोगे, तो कहती है अब क्या, तो कहते कि इस बच्चे को लेकर, तो वो कहते कि नहीं, मुझे अब किसी मर्द की जरूरत नहीं, मोर बच्चा मोर मर्द। तो ये मोर मर्द मोर बच्चा, मतलब कि यही मेरा सब कुछ होगा, यही मेरे एक तरीके से संघर्ष का प्रतीक बनकर आएगा। अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अपना सहारा मैं स्वयं बनूंगी, अपनी राह मैं स्वयं तलाशूंगी। तो इस तरीके से वो यहाँ एक, इसी में एक संवाद और मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा फिल्म में, जहाँ वो अपनी सहेली के साथ संवाद करती है। तो उसकी सहेली भी पूछती है कि वो भी अपने ससुराल में कुछ झगड़ा वगड़ा कर कर आई हुई होती है, क्योंकि परेशान होते, तो ये है कि अघनिया उसको सांत्वना देती है और कहते अच्छा किया तुमने, अन्याय को सहना बहुत बड़ा जुर्म है, अन्याय करना जुर्म है तो सहना भी जुर्म है, तो उसे हौसला देती है। तब उसकी सहेली पूछती है कि ये बच्चा किसका है, रंगीलाल का है, सरदार जी का है, तो पूछती है। तो वो बड़े ही ना, उसमें बड़े सशक्त शब्दों में, मैंने कहीं लिखा हुआ, वो मुझे संवाद सर का बहुत महत्वपूर्ण लगता है और इम्पोर्टेंट भी, जहाँ वो कहती भी है कि एक जगह, बस थोड़ा सा, हाँ, कि अब क्या करोगे, तो वो कहती भी कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, दोबारा कहते कि भाई मेरा बच्चा ही मेरा मर्द है। और इसी सीन को, हाँ, यहाँ मिला मुझे कि अघनिया जो जवाब देती है अपनी सहेली को, तो जवाब के कारण जो अघनिया का जो जवाब है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ना कि सवाल। वो कहते हैं कि ना तो रंगीलाल ना हेम सिंह, दोनों मेरे सच्चे मर्द नहीं हैं, जो बच्चा मेरे पेट से जन्म लेगा वही मेरा सच्चा मर्द होगा, मोर बच्चा मोर मर्द। ऐसा ही कुछ अमृता प्रीतम भी कहती है कहानी में। वो कहती भी है कि अमृता प्रीतम के शब्दों में, गुलबत्ती एक नशे में झूम गई, उसे लगा कि वह गांजे की कली जरूर थी, लेकिन किसी भी मर्द के पास उसे पाने के लिए दिल की आग नहीं थी। इस कली को पीने के लिए उसे आग भी अपने दिल में ही जलानी पड़ी थी। कली भी वह खुद थी, आग भी वह खुद थी, और पीने वाली भी वह खुद थी। मतलब यह एक विश्वास जलाना कि ऐसा नहीं कि पति ने छोड़ दिया, पिता ने नहीं अपनाया तो वो अब कुछ नहीं कर सकती सिवाय अपनी जिंदगी को खात्मे के। नहीं, ये जिंदगी, ये जीवन बहुत, हम अगर हिंदू धर्म की बात कर ले तो कहते हैं ना कि 84,000 योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है, या किसी उसमें तो, अगर धर्म की नहीं कि मनुष्य मानव जो है कि बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये जो आत्महत्या, ये कह लो कि जैसे अक्सर हम छोटे छोटे बच्चों का भी सुनते हैं कि 8वीं में फेल हो गया तो सुसाइड कर लिया, 6ठी में फेल हो गया सुसाइड कर लिया। 8वीं और 6ठी के बच्चे को सुसाइड का मतलब भी नहीं पता होता है ना, शायद इससे कम उम्र के भी कर लेते हैं, उन्हें स्पेलिंग भी नहीं आती। अगर हिंदी में तो लिखना, जो बच्चों की माशाल्लाह छोटी क्लास के बच्चों की हिंदी आजकल है, क्योंकि हिंदी पे ध्यान नहीं है, तो वहां भी मगर वो ये काम कर लेते हैं। तो एक भाव जगाना, तमाम परेशानियों को झेलती हुई, तमाम संघर्षों से लोहा लेती हुई अघनिया जूझती है, टकराती है, टूटती है, मगर फिर बिखरती है, टूटती है मगर फिर संवरती है, और मगर वो एक बार भी सोचती नहीं कि मैं अपना जीवन का खात्मा कर लूं, आत्महत्या कर लूं। तो ये भी एक सीख है नौजवानों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, कि आत्महत्या समाधान नहीं है, पलायन है। और जब जीवित रहोगे, संघर्ष करोगे, तो कहते हैं ना कि बुरे दिन और अच्छे दिन, कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, तो जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो जीवन चक्र चलता रहता है। तो अघनिया उस चीज को भी आगे बढ़ाती है और संघर्ष के लिए भी आगे बढ़ती है।
इसके बाद कहानी जो फिल्म की जो चल रही है, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सारी चीजें जैसे मैंने सर से जिक्र भी किया था कि इस फिल्म का नाटकीय रूपांतरण भी कीजिए, मंचन भी कीजिए, मगर योगेंद्र जी ने कह तो दिया था, मगर अब बहुत देर हो गया, आपने इसमें रंगमंचीयता के गुण बहुत ज्यादा विद्यमान है, अब कर डालिए, उसकी भी समीक्षा लिखने का मौका दीजिए। तो एक वो चीज है। कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि गांजे की कली में जगह जगह जिस स्त्री विमर्श का जिक्र है या जिस गांजे की कली का जिक्र है, वो केवल अघन्या की नहीं है, वो हम और आप भी हो सकते हैं, एक पुरुष भी हो सकता है। मैं बार बार कह रही हूँ ना, पुरुषवादी मानसिकता, एक पुरुष भी हो सकता है जहाँ वो तमाम चीजों से जुड़ा है, मगर उसकी संख्या कम है। क्योंकि हम कितना ही प्रोग्रेसिव बन जाए, स्त्री पुरुष बराबरी की बात कर लें, कुछ भी कर ले, जैसे कहते हैं महिलाओं ने ये कर लिया वो कर लिया, फिर भी आप ध्यान दे तो भ्रूण हत्या तो कन्या की ही होती है और बलात्कार एक स्त्री के साथ ही जाता होता है, वो बच्ची के साथ हो या वो तमाम घटना इस चीज की गवाह है। तो कितना ही हम विमर्श कर ले, मगर फिर भी जो हम प्रतिशत पे अगर जाते तो यहाँ उसी पीड़ा को, उसी त्रासदी को बहुत खूबसूरती से निर्देशक साहब ने रेखांकित किया है। अमृता प्रीतम ने बहुत पहले अपनी कहानी में, और अमृता प्रीतम की कहानी में कह लीजिए महिलाएं तो हमेशा केंद्र में रही है। पिंजर में आप देख लो, या भी सर जिस कहानी का जिक्र कर रहे थे उसमें भी, और गांजे की कली में भी। तो कुल मिला के इस शीर्षक के इर्द गिर्द ही गांजे की कली, अमृता प्रीतम की गांजे की कली घूमती है, इसी शीर्षक के इर्द गिर्द सर की फिल्म भी घूमती है, और उसके केंद्र में है स्त्रियों की दुर्गति। दुर्गति शब्द में जानबूझ के लगे, क्योंकि दुर्गति तो की जा रही है जिसे हम सुधार सकते हैं, मगर वही बात है कि पहले स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, कहते हैं कि सोते को तो सब जगा ले मगर जागते को कौन जगाए, तो वही बात है, स्वयं निर्णय होगा, पहले खुद जागेंगे तभी आगे हम किसी को जगा पाएंगे। तो उसी की बात इसी कहानी में भी है। बेशक कि जो है कि भी अगनिया इसी विभिन्न पड़ावों से गुजरती भी है, मर्द मानने से लेकर अपने बच्चे को मर्द मानती है, अंत भी जब वो बहुत खूबसूरत ढंग से कबड्डी कबड्डी के संबोधन के साथ होता है। हम लोगों ने भी, जब मैं इस पटल से जुड़ी तो अंत में वही दृश्य चल रहा था, वो बहुत सशक्त दृश्य है इस फिल्म का, कह लीजिए। तो कि जहाँ आप अभी ये ध्यान दीजिए, वो मैं अब खत्म ही करने वाली हूँ अपनी बात को, वहां ध्यान दीजिए कि जहाँ वो बार बार कहते हैं मोर बच्चा मोर मरद, मोर बच्चा मोर मरद, छत्तीसगढ़ी में बेशक, मगर भावों में कह लीजिए ना, भावों की कोई भाषा नहीं होती, इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती। वो इमोशंस अंग्रेजी फिल्म को देखकर भी आ सकते हैं, रोना या हंसना, वो फिर आपके पंजाबी हो, हिंदी हो, छत्तीसगढ़ी हो। कुल मिला के जब मैंने पहली बार ये छत्तीसगढ़ी में देखी तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कोई अन्य भाषा की बोली की फिल्म देख रही हूँ। तो वही चीज इसमें भी है। तो क्योंकि कुल मिला के जो दर्द है वो सबका साझा दर्द है। अघनिया का दर्द केवल अघनिया का नहीं है, बहुत से साझा संस्कृति का अलग विरासत का दर्द है, उस विरासत का जिसे स्त्रियां बरसों से ढोती आ रही है। तो इसीलिए इसमें बेशक कह लो कि आपकी छत्तीसगढ़ी परिवेश की फिल्म है, नहीं केवल छत्तीसगढ़ी, ये हमारे सामाजिक परिवेश की फिल्म है, समाज की फिल्म है। किसी भाषा, किसी बोली, किसी की फिल्म ने इवन देश और काल की सीमाओं से निरपेक्ष ये विमर्श की मांग की ये फिल्म करती है। इसमें हम इसे किसी एक पक्ष को नहीं लेकर संघर्ष कह लीजिए, स्वाभिमान कह लीजिए, और कुल मिला के अनेक उस पे वो जुड़ती है। और इसमें एक चीज बस खत्म कर रही हूँ बस मैं, कि गीत संगीत की बात है, बेशक स्त्री स्वाभिमान की बात करे वो करे, मगर फिल्म का म्यूजिक जो है, सर ने भी उसका जिक्र किया ही था, बहुत खूबसूरत, और गाने जो गीत संगीत है उसमें भी खुशबू है देश की माटी की, और उसके साथ साथ एक संघर्ष की खुशबू भी उसमें मैं समझती हूँ जुड़ती है। इसलिए वो जो कबड्डी कबड्डी का संबोधन है वो देश की मिट्टी का संबोधन है, एक स्त्री का। देखो स्त्री भी मिट्टी है, तो मिट्टी तो संबोधन। मगर हाँ, एक जो मैं खत्म करने से पहले याद आ रहे थे कि जहाँ वो कहते कि मोर बच्चा मोर मरद, अब यहाँ अपने मित्र से भी कहती है मोर बच्चा मोर मरद, और अपनी सहेली से भी कहती है
मगर बड़ी खूबसूरती है ये निर्देशक साहब की कि उन्होंने वाकई में वो मर्द रूप में वो स्त्री को ही दिखाया। बच्ची होती है उसके कन्या जन्म लेती है, ना कि बेटा जन्म लेता है, पुरुष नहीं जन्म लेता, कन्या जन्म लेती है। तो उसने जैसे सशक्तिकरण किया, वो अपनी बेटी को वो कबड्डी खेलना चाहती थी मगर उसके पिता ने नहीं खिलाई, वो लड़कों के बीच में जा जाके कबड्डी खेलती थी। मगर अंत में वो अघन्या अपनी बेटी को अगर मर्द मानती है तो यानी उस मानसिकता के कारण, और इसलिए उसका जेंडर के रूप में नहीं कि एक कन्या के रूप में वो कबड्डी खेलती हुई बाकायदा इनाम जीत कर लाती है। और वो फिल्म है ना, हमारी बेटियां भी बेटों से कम है के, दंगल का है ना, तो ये वही चीज है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, ना ज्यादा मानो ना कम मानो, बराबर मान लो तो ही काम हो जाएगा। तो बस यही कुल मिला के यही है कि अमृता प्रीतम की ये गांजे की कली कहानी और योगेंद्र जी की ये गांजे की कली फिल्म हमेशा प्रासंगिक बनी रहेगी, हमेशा विमर्श का मांग करेगी, क्योंकि इसकी आत्मा में स्त्री संघर्ष है, स्त्री स्वाभिमान है, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी है, ताकत भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा। तुमने फिल्म की जो भी स्त्री के विरोधी तेवर थे, मैं सभी कहूंगी, अनेक नहीं कहूंगी, क्योंकि सभी जितने भी घटनाएं थी, जितने भी विरोधी तेवर हमने देखे फिल्म में,